कुछ अफराद को फ्लू होता है तो वो फ्लू उनके सर में जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर फ्लू किसी के सर में जो शदीद किस्म का दर्द रहता है दैट इज़ योर साइनोसाइटिस। अब साइनसेस ब्लॉक हैं, आंखों के दरमियान दर्द रहता है, नाक बंद रहती है, बंदे को गर्दन में दर्द रहता है, दोनों आंख और नाक के दरमियान ये दिमाग वाले जो साइनसेस हैं, जब भी वहाँ पे रेशा जम जाता है तो खूबसूरती जो है ना उसके लॉस। क्लोज साइनसेस के रेशा था मगर जम गया था रेशा। जब वो रेशा जम जाता है तो जिनको हर साल फ्लू हो जाता है, 6 माह के बाद हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शम्सुल हक। कुछ अफराद को फ्लू होता है तो वो फ्लू उनके सर में जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर फ्लू किसी के सर में जम जाए तो इसका इलाज कैसे करें? क्या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर भी हैं जिनको इख्तियार करने से फ्लू को सर में जमने से बचा जा सकता है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर तारिक अली शेख साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसी को फ्लू होता है तो बाज़ औक़ात होता ये है कि फ़्लू जो है वो उनके सर में जो है वो जम जाता है, सर में भारीपन महसूस होता है और सर में दर्द होता है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एट कासिम अली शाह फाउंडेशन। बुनियादी तौर पे ये है साइनोसाइटिस, जिसे अल्लाह ताला ने ना हमारे चेहरे के आसपास खोखली हड्डियां हैं, ये 2 साइनसेस हैं, इसे हम मैक्सिलर साइनसेस कहते हैं। आँखों के ऊपर जो है उसे हम फ्रंटल साइनसेस कहते हैं। अच्छा, आँख और नाक के दरमियान जो साइनसेस है उसे हम इथमाइडल साइनसेस कहते हैं। एक इस तरह दिमाग में भी है, उसे हम स्फिनॉइड साइनसेस कहते हैं। तो ये 4 किस्म के ना पेयर्ड साइनसेस हैं। वॉइस जो है वो प्रोडक्शन होती है यहाँ से, जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, आवाज़ का प्रोडक्शन होना। सबग्लोटिक प्रेशर होता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं, आवाज़ इस तरह वॉइस का आर्टिकुलेशन होती है, जुड़ना होता है, वो लिप्स, टंग, पैलेट के थ्रू होता है। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि आवाज़ जो है वो बदल जाती है। हाँ, यानी कि यहाँ से पैदाइश है, उसकी प्रोडक्शन है, यहाँ से आर्टिकुलेशन है, यानी कि वो जुड़ जाता है, मिल जाता है। अच्छा, जो खूबसूरती होती है आवाज़ में, जो जान आती है, टेस्ट आती है और जो है ना उसमें रेजोनेंस आती है, वो खूबसूरती नाक और साइनसेस की वजह से है। कि एक्चुअली जो नाक बंद होता है, आपने देखा होगा, हाँ जी मैंने कहा था आपको बात समझ नहीं आई, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, वो खूबसूरती आवाज़ की ख़त्म हो जाती है। तो उसमें नाक का भी बड़ा रोल है और साथ में साइनसेस, जो आपने कहा रेशा जम जाता है, वो बुनियादी तौर पर साइनसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी यहाँ पे या दोनों आँख और नाक के दरमियान ये दिमाग वाले जो साइनसेस हैं, जब भी वहाँ पे रेशा जम जाता है तो खूबसूरती जो है ना उसकी लॉस हो जाती है। अच्छा, आप खूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं, तो खूबसूरती को तो छोड़ दें साइड पे, इस पे जो तकलीफ़ होती है, जो पेन होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। एक्चुअली एक होता है कि यानी कि ओपन साइनसेस, उसमें नाक से ना रेशा आता रहता है, बंदा ईजी होता है, कंफर्टेबल अपने आप को ना महसूस करता रहता है। एक होते हैं क्लोज साइनसेस कि रेशा था मगर जम गया था रेशा। जब वो रेशा जम जाता है तो बुनियादी तौर पे वो प्रेशर इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी हेडेक के काजेज़ हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ द साइनोसाइटिस। सर में जो शदीद किस्म का दर्द रहता है दैट इज़ योर साइनोसाइटिस। अब साइनसेस ब्लॉक हैं तो डेफिनेटली सर में शदीद किस्म का दर्द रहता है, आँखों के दरमियान दर्द रहता है, नाक बंद रहती है, बंदे को गर्दन में दर्द रहता है, थका थका सा महसूस करता है। तो इस वजह से जो है ना साइनसेस की ब्लॉकेज की वजह से डेफिनेटली पेशेंट को पेन होता है और जो है ना पेशेंट अनईजी महसूस करता है, अनकंफर्टेबल महसूस करता रहता है। तो ऐसे पेशेंट को डेफिनेटली हम डायग्नोस करते हैं कि आया हुआ क्या, वजह क्या बनी थी, आया वायरल इन्फेक्शन की वजह से था या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से था या कहीं पे ब्लॉकेज है, नाक की हड्डी तो टेढ़ी नहीं है, नाक में अंदर गुदू तो नहीं है, नाक में अंदर गोश्त तो नहीं बढ़ा हुआ, नाक में अंदर कोई मांस वगैरह तो नहीं बना हुआ, नाक में अंदर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं बना हुआ। तो ये तमाम काजेज़ जो है उसको देख लेते हैं, असेस करते हैं, तो फिर उसको अकॉर्डिंगली फिर मैनेज किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब किसी को फ्लू हो गया और फ्लू जो है वो सर में जम गया, तो सर में जमने की वजह से सर में दर्द होती है, बाज़ औक़ात ये इधर सर के इधर हेड पे दर्द होती है, तो अब इसका इलाज कैसे करें? उसमें ये देखना होता है कि बुनियादी तौर पे जो वजह क्या बनी हुई, क्योंकि यहाँ की फ्रंटल साइनस की जो दिमाग की ड्रेनेज है उनकी भी नाक में होती है, मैक्सिलर साइनस जी की जो साइनस की ड्रेनेज है वो भी नाक में होती है। इस तरह
एस्थमाइड साइनसिस उसकी भी नाक में होती है, यानी कि तमाम जो साइनसिस है उसकी ड्रेनेज नाक में होती है। तो अगर नाक ही बंद है किसी भी वजह से, चाहे वो नाक की हड्डी टेढ़ी है बिलफर्ज, तो वो एक साइड या दोनों साइड बंद रहेंगी। नाक में गुदूद बढ़े हुए हैं जिसे हम पॉलिप कहते हैं, तो उसको फिर ट्रीट किया जाता है जिसे हम कहते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। ये जदीद किस्म की यानी कि कैमरा आती है, उसके थ्रू हम नाक की सर्जरी करते हैं, जिसमें अगर ब्लॉकेज है नाक की हड्डी का तो हम एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के तौर पे नाक की हड्डी का ऑपरेशन करते हैं। नाक खुल जाता है तो तमाम साइनस की ड्रेनेज हो जाती है। नाक में अगर पॉलिप बने हुए हैं उसकी भी हम एंडोस्कोपिकली सर्जरी करते हैं। अंदर कोई मांस है, गोश्त है, उसकी भी हम सर्जरी कर लेते हैं। अच्छा, ये होते हैं वो जो ब्लॉकेज कर रही है, मगर ये हैं जस्ट 5-7 दिन पहले या 10 दिन के लिए, तो ये या तो एलर्जी की वजह से हो जाते हैं या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं कि नाक का हम अच्छा सा स्प्रे दे देते हैं कि 2 पफ आप एक साइड पे करें, 2 पफ दूसरी साइड पे करें, जिससे नाक आपका ना खुलना चाहिए, साइनस की ड्रेनेज होनी चाहिए। एक चीज़ साथ में एंटीहिस्टामिन हम दे देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह हम दे देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइज़र हम दे देते हैं, कुछ म्यूकोलाइटिक एजेंट्स दे देते हैं जिससे साइनस की जो है ना ड्रेनेज होती रहे। और कुछ एलर्जिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नाक बंद रहता है, तो हम मना करते हैं कि आप मिट्टी, धूप, गर्द गुमार या स्मोक वाली जगह पे आप ना जाएं, जिसकी इनहेलेशन की वजह से ना आपको फ़ौरन साइनसेस ब्लॉक हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से फिर हम अवॉइड करते हैं, जिससे साइनस की ड्रेनेज भी हो जाती है, स्टीम एलिमिनेशन भी कराते रहते हैं। साथ में फिर हम कहते हैं आप हॉट वर्म्स, आप ड्रिंक्स वगैरह ले लें, गर्म दूध ले लें, गर्म सूप वगैरह ले लें, इससे भी साइनस की ड्रेनेज हो जाती है, वो पेशेंट बिल्कुल फिटफाट हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि जब किसी को ऐसा हो तो वो डॉक्टर से रब्ता करे, तो क्या इसका कोई घरेलू तरीका इलाज भी है कि हम घर पे रहते हुए इसका इलाज कर सकें? हाँ, जैसा कि भाप वगैरह या कुछ ऐसी चीज़? हाँ बिल्कुल, जैसे हर दूसरे तीसरे पेशेंट को इससे अचानक फ्लू हो जाए, नज़ला ज़ुकाम हो जाए, सर में शदीद किस्म का दर्द हो जाए, तो उसमें जस्ट टेक इट ईजी हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको सर में दर्द है तो आप जस्ट सिंपल पैनाडॉल वगैरह ले लें। आप 2 लीटर पानी है उसमें विक्स बाम डाल के सर को आप अच्छी तरीके से कवर करके आप उसकी स्टीम वगैरह आप ले लें। ह्यूमिडिफायर है तो उसको आप साथ में ले लें, इससे भी आपकी ना साइनसेस की काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रेनेज हो जाती है। दूध है तो आप गरम दूध आप इस्तेमाल करें। हनी है आप वो भी साथ में आप इस्तेमाल करें। गरम अंडा है वो आप चीज़ इस्तेमाल करें। जस्ट टेक इट ईजी। उसमें कोशिश करें कि आप बेड रेस्ट करें, अवॉइड करें यानी कि कोल्ड, ऑयली, स्पाइसी फास्ट फूड से। सिंपल ये मेडिकेशन और साथ में ये डाइट का थोड़ा सा ये रखें और इजी रहें, अपने आप को ना इसको सवाल ना रखें कि जी पता नहीं मुझे क्या हो गया हुआ है, क्योंकि जितना आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, इजी होते हैं। आपकी नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आप अपने आप के हाइजीन को मेंटेन करें, नाक को वुज़ू की तरह वॉश करते रहें, तो बिल्कुल 5-7 दिन में बंदा बिल्कुल सेटल हो जाता है, इवन विदाउट हैवी एंटीबायोटिक। ठीक हो गया। अगर किसी को फ्लू हो गया है तो क्या कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिसके ज़रिए हम फ्लू से बच सकते हैं, या फ्लू हो गया तो हम कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं कि वो जो फ्लू है वो सर में ना जमे और जिसकी वजह से पेन हमें होती है और तकलीफ़ होती है, अजियत होती है, और हम इससे बच सकते हैं? हाँ, वो पेशेंट जिनको हर साल फ्लू हो जाता है, 6 माह के बाद हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हम वैक्सीन करवाते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको चंद हफ्तों के बाद हो जाता है, उनका भी बता दें, वो क्या करें? हाँ एग्जैक्टली, जिनको यानी कि चंद हफ्तों की वजह से हो रहा है और बार बार हो जाता है, एक वो पेशेंट्स होते हैं कि 6 माह साल पूरा साल ही चलता रहता है। तो एटलीस्ट इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए ना, और जिन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी हसास है, तो हम इन्फ्लू टेट्रा वैक्सीन आती है, वो हम साल में एक दफ़ा ज़रूर लगवाते हैं कि आपका ना इम्यून सिस्टम डेवलप हो, बाहर की जो हैं एंटीजन वो डिसेंसिटाइज हो जाएं और आपका पूरा साल बड़ा अच्छा गुजर जाए। तो एक तो हम वैक्सीन हम यानी कि कराते हैं। दूसरा, फिर जो रिपीटेडली बार बार हो जाता है तो हम अवॉइड कराते हैं कि आप अपने आप को ना अवॉइड करें बाहर, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि केमिकल्स का एक्सहेलेशन होती रहती है, जहाँ पे मिट्टी, धूप, गर्द गुबार है, पॉल्यूटेड माहौल है, स्मोक वाला माहौल है, वहाँ पे आप ना जाएं। और आपको
बिलफर्ज ज़रूरत पड़े भी जाना भी पड़ता है तो आप अच्छी तरीके से अपने आप को चेहरे को कवर कर लें, मास्क वगैरह आप पहन लें। जो पेशेंट या जो कोलीग वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ है, जिनको अक्सर ये फ्लू यानी कि चीज़ें हो जाती हैं, तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें कि उनकी आपको ना ट्रांसमिशन वगैरह ना हो। तो ये प्रिवेंट मेजरमेंट करते रहते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें ना कंट्रोल में रहती हैं। और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मुझे ये होता किस चीज़ से है, उससे अवॉइड करना। इससे 80-90% जो है ना प्रिवेंट मेजरमेंट घर बैठे हो जाती है। डॉक्टर तारिक अली शेख साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाज़रीन जो ये जानना चाहते थे कि फ़्लू की वजह से फ़्लू उनके सर में जम जाता है जिसकी वजह से उन्हें अज़ियत होती है, तो इस अज़ियत से कैसे बचें, और फ़्लू को सर में जम जाता है तो इसका इलाज कैसे करें, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।